सो हेलो एवरीवन। और क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारे एआईएमएल और ऑटोमेशन की सीरीज चल रही है जिसमें हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करें एआईएमएल पर और साथ में ऑटोमेशन पर। अब इस वाले ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे लूप्स, उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और साथ में प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। वैसे इंग्लिश का पाइथन कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे, इसमें प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी रहेंगे ताकि आपको वैरायटी भी मिल सके। और जो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ है उन पर बेस्ड हम इस वाले सीरीज में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। पर साथ में आप इंग्लिश वाला भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें भी प्रोजेक्ट्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देती हूँ एआईएमएल और ऑटोमेशन की। तो ये देखिए, आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। चैनल पर जाइए, ये रही प्लेलिस्ट हमारी एआईएमएल ऑटोमेशन की। यहाँ पर जितने भी और नए ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करूंगी आपको इसी प्लेलिस्ट पे मिलेंगे। तो देखिए, हर एक ट्यूटोरियल में आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे एआईएमएल के भी और ऑटोमेशन के भी, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। इस वाले में भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें हमने एआई का प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें भी हमने ऑटोमेशन पर बेस्ड एक मेजर प्रोजेक्ट बनाया है जिससे कि आप ईमेल सेंड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये दो तरीके से मैंने बताया वाला प्रोजेक्ट, तो आपको दोनों इसी ट्यूटोरियल में मिल जाएगा। साथ में इस वाले में भी हमने दो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इस वाले स्ट्रिंग में भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आपको इसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब जो दूसरी वाली हमारी प्लेलिस्ट है वो है हमारी इंग्लिश की। तो ये देखिए, हमारे अल्टीमेट पाइथन कोर्स इंग्लिश का कोर्स है, ये कंप्लीट हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। हर एक ट्यूटोरियल में आपको इसमें भी प्रोजेक्ट मिलेंगे। यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है फर्स्ट ट्यूटोरियल से। मैं यही बोलूँगी, आप जो भी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से फॉलो करना, क्योंकि हर एक ट्यूटोरियल एक दूसरे से लिंक रहेगा। कुछ भी स्किप मत करना, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ से हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। इस वाले में भी हमने रेपल में भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इस वाले ऑपरेटर वाले ट्यूटोरियल में भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। करेक्ट, ये दो पार्ट में अपलोडेड है। कंडीशन स्टेटमेंट्स में भी हमने एक गेम बनाया है पाइथन को यूज़ करके। लूप्स में भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बनाया है। ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा गेम है जो पाइथन से बनाया है हमने। टपल्स वाले ट्यूटोरियल में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, स्ट्रिंग में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। करेक्ट, डिक्शनरी वाला भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, उसके साथ इसका प्रोजेक्ट है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सेट्स में भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। फंक्शंस में आपको 3 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। रिकर्जन में भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। अब फाइल को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे इस पर ऑपरेशंस लगाते हैं, अगर ये आपको जानना है तो ये वाला ट्यूटोरियल देखिएगा, इसमें भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। उसमें भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सभी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी, वो भी ईजीएस्ट वे में विद एग्जांपल्स ऊप्स वाले ट्यूटोरियल में। तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब ये सभी हमारे प्रोजेक्ट्स है, जब ये वाली पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लेते हैं उसके बाद आप ये प्रोजेक्ट्स बना लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हमारे पाइथन का कोर्स को ही कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं जो कि है लूप्स। अब लूप्स क्या होता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये देख लेते हैं हम। इससे पहले हम डेफिनेशन देखिए, इससे पहले मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों यूज़ किया जाता है लूप्स और कहाँ यूज़ किया जाता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कोई सा भी डाटा प्रिंट कराना मोर देन 1 टाइम, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि प्रियांशी प्रिंट हो जाए 10 टाइम्स, तो आप क्या करोगे, यही एग्जैक्टली सेम कोड 10 टाइम्स लिख दोगे। 2 3 4 5 6 7 9 और ये 10। करेक्ट, अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, टर्मिनल पर 10 टाइम्स प्रियांशी प्रिंट करके आ जाएगा, ये देखिए। बट मुझे एक बात बताइए, जब एक ही काम सेम काम हम बार बार कर रहे हैं तो फिर एक ही कोड हम बार बार क्यों लिखे? इससे अच्छा तो हम लूप यूज कर लेते हैं। लूप क्या करेगा, आपको कोड सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा लूप के अंदर। ठीक है, जो भी आपका कोड है, अभी फिलहाल हम प्रियांशी प्रिंट करा रहे हैं तो प्रियांशी का कोड हम लिख देंगे प्रिंट कराने का लूप के अंदर। अब वो वही लूप 10 टाइम्स प्रिंट करके बता देगा और हम कोड लिखेंगे सिर्फ एक बार। और वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है टॉप पे, लूप्स हेल्प यू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पर आप प्रियांशी प्रिंट करा रहे थे मोर देन 1 टाइम और आपको बार बार लिखना पड़ रहा था। अब लूप्स में आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार लिखोगे और वो 10 टाइम्स प्रिंट करा देगा प्रियांशी। और लूप्स परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑटोमेशन के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए एंड बिल्डिंग एआई सिस्टम के लिए। कैसे, वो हम प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, बट शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आप कोई सा एआई मॉडल बनाना चाहते हो जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली काम करता जाए एक से ज़्यादा डाटा के लिए, वहाँ पर भी आपको यूज लूप ही करना पड़ेगा। कैसे, वो हम इसी ट्यूटोरियल में देखेंगे, प्रोजेक्ट्स में देखेंगे, तो इसलिए एंड तक देखना ये वाला ट्यूटोरियल। तो अब देखो, लूप्स का हम कोड बनाया उससे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं और टाइप्स देख लेते हैं लूप के। देखो, लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, ये तो हमने देख लिया। अब पाइथन प्रोवाइड 2 मेन टाइप्स ऑफ लूप एंड दैट इज फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम फॉर लूप देखते हैं। अब देखो, फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा होगा, आपको फॉर लगाना है, ठीक है, उसके बाद आपको रेंज लिखनी पड़ेगी और फिर स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और स्टेप्स। अब ये स्टेप्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले हम इतना पार्ट देखते हैं कि होता क्या है। तो देखिए,
अगर मुझे प्रियांशी को 10 टाइम्स प्रिंट कराना है तो सबसे पहले तो हम लूप का नाम लिखेंगे। हम यहाँ पर फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए फॉर लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आई, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल का काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये वाला लूप अभी फिलहाल जिस भी वैल्यू के लिए आइटरेट कर रहा है या जिस भी वैल्यू के लिए रन कर रहा है वो वाली वैल्यू करंट वैल्यू इसमें स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी उसकी वैल्यू 1 है तो 1 स्टोर होगी, जब सेकेंड टाइम आइटरेशन होगा तो 2 वैल्यू हो जाती है अगर, तो फिर 2 स्टोर होगी, थर्ड टाइम में 3 वैल्यू स्टोर होगी। डिपेंड्स कि क्या करंट वैल्यू है वो वाली वैल्यू इस वाले में स्टोर होगी, ठीक है। तो इसका काम होगा कि आइटरेशन को काउंट कर सके कि कितनी बार आइटरेट हो रहा है, जो हमने यहाँ पर लिखा है स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट। अब देखो उसके बाद इन लिखा जाएगा और फिर रेंज। रेंज का मतलब क्या है, रेंज के अंदर हमें रेंज लिखनी कि कितनी बार हम लूप को चलाना चाहते हैं, कहाँ तक चलाना चाहते हैं। तो मैं 10 टाइम्स प्रिंट कराना चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10 टाइम्स लिख दूंगी, करेक्ट। अब उसके बाद कोलन आपको लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद जो भी आप डाटा प्रिंट कराना चाहते हो या जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो वो अपना कोड लिख दो। मुझे सिंपल अभी प्रियांशी प्रिंट करना है 10 टाइम्स, इसलिए मैं यहाँ पर प्रियांशी लिख रही हूँ, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारे कोड को। तो देखिए प्रियांशी 10 टाइम्स प्रिंट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये कोड बैकएंड में काम कैसे कर रहा है, अब मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि बैकएंड में काम कैसे कर रहा है, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है। 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब देखना है प्रिंट क्या होता है यहाँ पर। इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे, सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम रहेगा। फॉर आई हम ले रहे हैं एक वेरिएबल, ठीक है, जहां पर वैल्यू स्टोर होगी, जो भी करंट वैल्यू रहेगी आइटरेशन की। इन उसके बाद हम लिख रहे हैं रेंज, करेक्ट, और ब्रैकेट में लिख रही हूँ 5, क्यों, क्योंकि मैं 5 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना चाहती हूँ, करेक्ट। फिर कोलन, उसके बाद हम लिख रहे हैं प्रिंट और फिर हम लिख रहे हैं आई, ठीक है। आई क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं 1 से लेकर के 5 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाए। स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, फर्स्ट टाइम में 1 रहेगी, 1 प्रिंट हो जाए, फिर 2 रहेगी तो फिर आई की वैल्यू 2 बन गई तो 2 प्रिंट हो जाए, फिर आई की वैल्यू क्या बनेगी थर्ड टाइम आइटरेशन में 3 तो 3 प्रिंट हो जाए, फिर क्या बनेगी वैल्यू 4 तो 4 प्रिंट हो जाए, और फिर क्या बनेगी वैल्यू 5 तो 5 प्रिंट हो जाए। अब देखो इसका आउटपुट क्या आता है, ये नहीं आएगा जो मैं आपको बोल रही हूँ। देखो देखिए 0 से लेकर के 4 तक क्या आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, मैंने तो आपको बोला था कि 1 से लेकर के 5 तक आना चाहिए। देखो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए ये वाला कोड हमारा बैकएंड में रन कैसे हो रहा है, ये 0 से लेकर के 4 तक की क्यों प्रिंट करा रहा है। देखो बाय डिफॉल्ट ना हमारे पाइथन में ऐसा रूल है कि जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं, जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना, वो होती है 0 से स्टार्ट। तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 रहता है, फिर 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा और फिर कंटिन्यू करता जाएगा इन्फिनिटी तक के, ठीक है। इसीलिए वो 0 से प्रिंट करा रहा है। अब ये वाला रन कैसे हो रहा है बैकएंड में, ये आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले कोडेटर आया यहाँ पर, ठीक है, उसने देखा क्या है, आई एक वेरिएबल है, ओके, आई करंट एक वेरिएबल है, ठीक है भाई। उसके बाद रेंज क्या है 5, मतलब 5 का मतलब ये नहीं कि 5 तक के इसे प्रिंट कराना है, 5 का मतलब ये है कि 5 बार ये आइटरेशन काम करेगा, 5 बार ये लूप काम करेगा, ठीक है। 5 का मतलब ये होता है, वहां पर भी जब हमने 10 लिखा था, 10 का मतलब क्या था, उसको 10 बार लूप चलाना है, 10 बार प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर भी जब हमने 5 लिख रखा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 1 2 3 4 5 तक प्रिंट कराना है। इसका मतलब है जो भी करंट वैल्यू है आई की, 5 बार ये लूप काम करेगा, 5 बार आइटरेट करेगा, ठीक है। तो मैंने बोला हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू दी नहीं है आई की, तो इसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले ली जो इंडेक्स नंबर होता है 0। तो जब सबसे पहली बार लूप चला, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। फिर वो नीचे आया इस लाइन में और उसने क्या करा 0 ही यहाँ पर प्रिंट करा दिया। उसके बाद आई की वैल्यू हो गई +1 जब सेकेंड बार काम करा, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ इसको बोला नहीं कि +1 करो, +2 करो, +5 करो। अगर आप नहीं बोलते हो स्टेप्स तो बाय डिफॉल्ट ये +1 से ही चलेगा, ठीक है। तो हमने इसे बोला नहीं तो +1 से चलेगा। तो अभी क्या था, पहले 0 था, उसके बाद क्या हो गया, अब फिर से लूप काम करेगा और यहाँ पर आएगा, ठीक है। आई प्लस हो गया, पहले 0 था, अब क्या बन गई आई की वैल्यू 1। तो अब फिर से नेक्स्ट लाइन में आएगा और क्या करेगा 1 को प्रिंट करा देगा। अब देखो इसने क्या बोला 5 बार लूप चलना चाहिए, अभी कितनी बार चल चुका है 2 बार चल चुका है, तो मतलब 3 बार और चल सकता है ये, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आएगा, इसने 1 को प्रिंट करा दिया, फिर से +1 हो जाएगा। अब 1 + 1 2, तो आई की वैल्यू अब फिर से 2 बन गई। फिर से यहाँ पर आएगा और क्या देखेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करा दो जो भी अभी करंट वैल्यू है। तो क्या है करंट वैल्यू 2 है, तो उसने 2 को प्रिंट करा दिया। फिर से आई +1 हो जाएगा। अब आई +1 होके क्या हो गया 2 था तो 3 हो गया। फिर से यहाँ पर आएगा और आई की वैल्यू देखेगा क्या है 3 है, तो अब यहाँ पे फिर से आओ और 3 प्रिंट करा दो, ठीक है। अब देखो साथ साथ ना ये यहाँ पर काउंट भी करता जाएगा कि लूप
कितनी बार चल रहा है, तो कितनी बार चल चुका है, 4 टाइम चल चुका है। टोटल क्या है इसकी लास्ट वैल्यू, 5 बार ही चल सकता है, मतलब एक बार और लूप चल सकता है। अभी करंट वैल्यू आएगी क्या है, 3 है, फिर से +1 कर दो, अब आई की वैल्यू क्या बन गई, 4 बन गई। ठीक है, यहाँ पर इसने आई की वैल्यू 4 स्टोर करी, अब नेक्स्ट लाइन पे आया और प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू जो भी करंट वैल्यू जो कि है 4। तो देखो इसने ये वाला डाटा ऐसे करके प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लूप काम कैसे करता है। तो अब देखिए, इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मैं आपको स्टेप्स भी बता देती हूँ, स्टेप्स का काम होता क्या है। तो अगर आप स्टेप्स लिख रहे हो तो आपको स्टार्ट पॉइंट भी देना पड़ेगा, स्टॉप पॉइंट भी देना पड़ेगा। अगर आप स्टेप नहीं लिखते हो तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 5 बार लूप चला लो। अब देखो, अगर आपको अच्छे से ज़्यादा समझ आए इसलिए मैं 5 को हटा के यहाँ पे 10 कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सकेगा। अब मुझे बताइए इसका जो सिंटेक्स है, तो इसने क्या बोला है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ सबसे पहले। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं 0 दे देती हूँ तो लूप चालू होगा 0 से। उसके बाद स्टॉप पॉइंट बताओ, कहाँ पर लूप रुकना चाहिए, मतलब कितनी बार लूप काम करना चाहिए, कितनी बार आइटरेशन काम करना चाहिए, तो 10 टाइम्स काम करना चाहिए, वो भी लिख दिया। उसके बाद फिर से कॉमा। ठीक है, अब आप एक काम करो, सॉरी यहाँ पर मैंने डॉट दे दिया इसलिए इसने एरर बता दिया था, ये रहा कॉमा। ठीक है, अब आपने स्टार्ट पॉइंट तो दे दिया, स्टॉप भी दे दिया, अब आप स्टेप्स लिखो। स्टेप्स का काम क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट तो ये 1 से चल रहा था, मतलब +1 कर देता था बस इंडेक्स नंबर में। अगर हम चाहे कि एक एक इंडेक्स नंबर छोड़कर ये चलें तो हमें +2 करना पड़ेगा। कैसे, अगर आप चाहते हो कि पहले 0 प्रिंट हो जाए, फिर 1 प्रिंट नहीं हो डायरेक्ट 2 हो, फिर 3 प्रिंट नहीं हो डायरेक्ट 4 हो, तो 2 + 2 4। ठीक है, मतलब 2 2 छोड़ के चल रहे हैं, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। अगर हम ऐसे चलना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे 2 का स्टेप लिख दो, मतलब एक एक नंबर को ये स्किप करके चलेगा, 2 नंबर या फिर बढ़ाते जाएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो एज योर विश। या तो एक एक नंबर छोड़कर ये स्किप कर कर चलेगा, या फिर आप ये समझ लीजिए कि 2 नंबर बढ़ा कर चलेगा, एज योर विश। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा मेरे को बताओ, हम रन करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, 0 2 4 6 और 8। ठीक है, अब नाउ यू विल आस्क मी कि प्रियांशी आपने तो कहा था कि यहाँ पर ये 10 तक के वैल्यू प्रिंट कराएगा, अब ये तो 8 पर ही रुक गया, ऐसा क्यों। देखो यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट काम करता है, इसका रूल है कि अगर आपने इसका एंडिंग पॉइंट या स्टॉप पॉइंट एक नंबर दिया है जो कि 10 है, तो एक नंबर पहले ही रुक जाएगा, 1 नंबर पहले वो रुक जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 10 तक के जाए तो आपको यहाँ पर 11 देना पड़ेगा, तब भी 10 पर रुकेगा। ठीक है, यहाँ पर वो 9 पे रुक नहीं सकता था क्योंकि हमने 2 नंबर को ऐड करने के लिए बोला था, इसीलिए अगर कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं जो 9 पर रुक सकता तो वो 9 को प्रिंट करा देता, पर वो 9 पर रुक नहीं सकता था। ठीक है, इसलिए उसने 9 को प्रिंट नहीं कराया। अब हम फिर से रन करते हैं, ये देखिए इसने 10 को इंक्लूड कर दिया है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर 12 लिखेंगे ना तो भी वो 10 तक की प्रिंट कराएगा क्योंकि 11 तो आएगा नहीं, करेक्ट, इसीलिए। ये देखिए अभी भी इसने 10 तक की ही प्रिंट कराया। अगर आप 12 को प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 14 या 13 लिखना पड़ेगा, तो ये 12 को प्रिंट कराएगा। ये देखिए अब इसने 12 को भी प्रिंट करा दिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लूप्स काम करते कैसे हैं। तो अब देखिए एक हम ना रियल लाइफ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अब वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है या एक कॉलेज है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स से एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों को मेल सेंड करना है, तो आप क्या करोगे, एक सेम मेल ही आपको सेंड करना है, करेक्ट, बहुत सारे लोगों को। तो क्या करोगे, एक एक करके मेल सेंड करोगे, नहीं, इससे तो अच्छा है कि मेल आईडी लिख दो उस इंसान की, जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, जितने भी लोग उस कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, उन सब की आप मेल आईडी लिख दो और उस पर लूप चला दो। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं जिनको मेल करना है आपको, तो शुरुआत से लेकर के एंड तक के आप 100 तक के लूप चला दो, हर एक एक पर लूप चलेगा, आइटरेट करेगा और उसको मेल सेंड करता जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ, एक जनरल एग्जांपल है, बस आपका लॉजिक इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम एक लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। लिस्ट कैसे क्रिएट होती है अगर आपको नहीं पता है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट क्रिएट होती है। ठीक है, और ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में आप डाटा स्टोर कर सकते हो। अगर स्ट्रिंग डाटा स्टोर कर रहे हो, अगर नंबर स्टोर कर रहे हो तो आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो और उन डाटा को सेपरेट करोगे कॉमा के थ्रू। अब अगर मैंने मेल आईडी यहाँ पर लिख दी @gmail.com। ठीक है, सेकेंड देखो कॉमा से सेपरेट करना है आपको डाटा को लिस्ट में। वैसे लिस्ट वाले ट्यूटोरियल में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे इंग्लिश वाले कोर्स में हमने लिस्ट पढ़ चुके हैं, उसमें प्रोजेक्ट भी बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस वाले सीरीज़ में भी जल्द आने वाला है लिस्ट का ट्यूटोरियल। तो अब देखिए अगर सेकंड मेल लिख रहे हैं हम,
तो उसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, ठीक है, b@gmail.com। ऐसे करके आप बहुत सारा भी डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, 10, 20, 100 तक के भी स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर आप लूप चलाना चाहते हो, किन पर लूप चलाना चाहते हो, ईमेल पर, तो ईमेल के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा वेरिएबल फॉर आइटरेशन। जैसे यहाँ पर हम बनाते थे ना आई के लिए, वैसे हम यहाँ पर बनाएंगे। इसका नाम मैं एस दे देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, और यहाँ पर मैं सिर्फ ईमेल नाम दे रही हूँ, ठीक है। उसमें एस लगा हुआ है, वो एक वेरिएबल है, ये एक लिस्ट है जिसमें एक लिस्ट स्टोर है, ये एक वेरिएबल है जो आइटरेशन के लिए काम कर रहा है, दोनों अलग है, ओके। उसके बाद इन सेम सिंटेक्स रहेगा। उसके बाद ईमेल्स, ईमेल्स क्यों, क्योंकि हमें लूप्स ईमेल्स पे चलाना है, इस लिस्ट पे चलाना है, इसलिए हम उसका नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वो भी हमने लिख दिया है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने लूप तो चला दिया, लूप चल भी गया, ठीक है। और जो भी करंट वैल्यू होगी, जैसे जब शुरुआत में लूप चलेगा तो 0th इंडेक्स पे चलेगा, 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर है, a@gmail.com। तो फिलहाल ईमेल की वैल्यू क्या रहेगी, a@gmail.com। उसको ये मेल सेंड कर देगा, सेंड ईमेल टू, करेक्ट। अब जिस पर भी आप मेल सेंड करना चाहते हो, तो अभी करंट ईमेल वाले वेरिएबल में जो भी स्टोर है, मतलब अभी आइटरेशन जिस पर भी काम कर रहा है, फिलहाल उसी पर मेल जा रहा है, तो उसको आप प्रिंट कर दो ताकि हमें पता चल जाए टर्मिनल पर कि इस पर मेल सेंड हो चुका है, ठीक है। तो शुरुआत में 0th इंडेक्स रहेगा, तो ईमेल की वैल्यू रहेगी a@gmail.com। सेकेंड टाइम में जब आइटरेशन काम करेगा +1 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो अब 1 इंडेक्स पे आ जाएगा, पहले 0 पे था, अब 1 पे। अब क्या वैल्यू रहेगी ईमेल की, इस वाले वेरिएबल की, वो होगी b@gmail.com। अगर और भी आप डाटा ऐड करते हो तो वैसे वैसे करके ऐड होता जाएगा और इस पर मेल सेंड करता जाएगा। तो अब हम रन करके देखते हैं, ये देखिए, ईमेल सेंड टू a@gmail.com और फिर सेंड ईमेल टू b@gmail.com। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे ये लूप काम करता है, कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो लूप्स को। और भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, डोंट वरी, बट अभी थोड़ा सा बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप सीखेंगे जो कि है वाइल लूप। फॉर तो हमने सीख लिया, अब वाइल लूप होता क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा है। उसमें हम फॉर लूप में क्या करते थे, सारा कुछ ना डाटा यहीं बता देते थे, ठीक है। फॉर लूप में 1 ही लाइन में बता देते थे और डायरेक्ट प्रिंट कराते थे, स्टार्ट, स्टॉप, पॉइंट, स्टेप सब यहीं बता देते थे। बट वाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो क्या है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट ना स्टार्टिंग में दे देनी है, वाइल लिखने के भी पहले। मैं चाहती हूँ कि आई की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जहाँ से भी लूप स्टार्ट होगा, इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 0 दे दिया। अब उसके बाद हम वाइल लूप लिखेंगे, वाइल का नाम लिखेंगे क्योंकि वाइल लूप लिख रहे हैं। उसके बाद हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या होगी, अगर मैं चाहती हूँ कि आई की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 5, ठीक है, या तो कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। मतलब ये लूप कहाँ तक चलेगा, हम इसको स्टॉप पॉइंट दे रहे हैं 5 तक चलेगा क्योंकि हमने लेस देन इक्वल्स टू दिया है। अगर यही मैं लेस देन 5 दे देती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, 4 तक के ही वाला लूप चलेगा, ठीक है। तो चलिए हमने ये काम भी कर दिया। उसके बाद कोलन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप जो भी प्रिंट कराना चाहते हो वो लिख देते हो। अब मैं चाहती हूँ कि 0 से लेकर के वैल्यू प्रिंट करा दे, 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, मतलब वैल्यूज प्रिंट करा दे। तो हम डायरेक्टली आई लिख देते हैं क्योंकि आई एक वेरिएबल है जो आइटरेशन के लिए काम कर रहा है, और आइटरेशन के लिए जितनी बार भी काम करेगा उसकी करंट वैल्यू वही रहेगी। अगर 0th इंडेक्स के लिए काम कर रहा है तो करंट वैल्यू 0 रहेगी, 1 के लिए तो 1 के लिए, 2 के लिए 2 के लिए, इसीलिए हमें यही प्रिंट कराना है। तो अब देखो, वहाँ पर ना फॉर लूप में हमें बताना नहीं पड़ता था कि +1 करो आप इंडेक्स में, हमने यहाँ पर लिखा है क्या कि +1 करो, ये तो हमने स्टेप्स बताई इसलिए लिखना पड़ा। यहाँ पर तो हमें लिखना ही नहीं पड़ा कि आप +1 करो, 0 के बाद 1 पे जाओ, 1 के बाद 2 पे जाओ, 3 पे जाओ, ठीक है, उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको स्टेप्स कैसे चलनी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 1 प्लस करके ही चले, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी टाइप से चले। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं आई इक्वल्स टू आई +1। देखो यहाँ पर हम ऑपरेटर यूज करें, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, आई प्लस इक्वल्स टू 1, दोनों सही है, एज योर विश। इसका काम क्या होगा, बस 1 1 करके इंडेक्स नंबर बढ़ाता जाएगा आई की, जो भी करंट इंडेक्स होगा उससे 1 1 करके बढ़ाता जाएगा हर आइटरेशन के बाद। हर आइटरेशन कैसे, क्योंकि वाइल के अंदर लिखा है, जब तक ये वाइल में नहीं आएगा तब तक आइटरेट होगा नहीं। जैसे वाइल के अंदर आ गया, यहाँ पर आ गया, मतलब एक बार आइटरेशन हो चुका है, उसके बाद आप प्रिंट करा दो और उसके बाद आप 1 वैल्यू ऐड करो उसमें, ठीक है। तो अब हम रन करते हैं, तो देखिए इसने 0, 1, 2, 3, 4 तक के इसने प्रिंट करा दिया, ठीक है, क्योंकि हमने लेस देन 5 बोला था, ठीक है। अब देखो फॉर और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका मतलब है कि हम वैल्यू दे रहे हैं इसको, ठीक है, और फॉर में क्या कर रहे थे, हम फॉर में ये बोल रहे थे कि इतनी बार आइटरेशन काम करेगा। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 5 को हटा के 6 लिख दूँ, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर इक्वल्स टू का भी साइन लगा दूँ, तो अब क्या होगा, देखते हैं, हम रन करके देखते हैं। देखो 6 तक के वो डाटा प्रिंट कराएगा,
ये देखो 0 से लेकर के 6 तक के प्रिंट करा रहा है। अब आप बोलोगे कि लूप काम कितनी बार कर रहा है, काउंट तो करके बताओ पहले। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम्स काम कर रहा है, पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है। अब यही डिफरेंस होता है फॉर लूप और वाइल लूप में। फॉर में जो आप लिखते हो ना रेंज में, इसका मतलब होता है इतनी बार ही आइटरेशन चलना चाहिए, मतलब इतनी बार ही लूप चलना चाहिए, ठीक है। और वाइल का मतलब क्या होता है, वाइल का मतलब है आप स्टॉप पॉइंट उसको दे रहे हो कि यहाँ पर लूप रुके। इसका मतलब ये नहीं कितनी बार लूप चले, या इसका मतलब है कि 6 पर ये वाला लूप रुक जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया फिर से बता रही हूँ कि फॉर लूप और वाइल में क्या डिफरेंस होता है। फॉर में अगर आप रेंज लिखते हो इसका मतलब है इतनी बार ही लूप चलेगा, और वाइल में जब आप ये लिखते हो वैल्यू, इसका मतलब है कि इस वैल्यू तक लूप चलेगा। अगर आपने 6 लिखी है 6 तक लूप चलेगा, 8 लिखा है 8 तक लूप चलेगा। और इसका मतलब इससे बिल्कुल नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। अगर मैं इसको 4 से भी स्टार्ट करूंगी ना तो भी 6 तक के ही चलेगा। देखो मैं रन करके बताती हूँ आपको। देखो 4 से लूप मैंने चालू करा है और 5 और 6, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 6 बार लूप चलेगा। देखो सिर्फ 3 बार ही लूप चला है, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा क्या है इसमें। तो अब इससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं आपके लिए, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए ये वाला हम नॉर्मल फॉर लूप का कोड लिख रहे हैं जिसमें हम आइट्रेशन को 5 टाइम्स प्रिंट करा रहे हैं, मतलब 0 से लेकर के 4 तक के लूप काम करेगा। ये एक्सप्लेनेशन है, आप यही देख लीजिएगा। और यही सेम कोड हम वाइल लूप में भी लिख रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके कैसे फॉर लूप काम करता है और वाइल लूप काम करता है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, आप देख लीजिएगा। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं लूप्स में ही, जो कि हमारा नेस्टेड लूप्स और ब्रेक और कंटिन्यू। अभी होता क्या है पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आप नोट्स देखिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब देखो ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा हमें। जी हाँ बिल्कुल सही है, आपको रुकना पड़ेगा एक पर्टिकुलर कंडीशन पर। अब वो कंडीशन हम लिखेंगे, उसके लिए हमें फॉर लूप, एक सिंपल जो फॉर लूप का कोड लिखते हैं ना हम वैसे ही लिखेंगे। आई एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि आइट्रेशन के लिए काम करेगा। जो भी अभी करंट वैल्यू रहेगी आइट्रेशन की वो वाली वैल्यू इसमें स्टोर होगी, और हर एक आइट्रेशन के बाद वैल्यू अपडेट होती जाएगी। अब स्टूडेंट्स ना मोस्टली जिनको नहीं पता होता है कि कोड रन कैसे करता है बैकएंड में, उन्हें क्या लगता है कि आई की वैल्यू परमानेंट होती है। नहीं, आई की वैल्यू हर एक आइट्रेशन के बाद अपडेट होती है। अगर आई की जगह आप कोई और वेरिएबल क्रिएट करते हो ना, जे भी कर सकते हो, भले प्रिया नाम का भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो भी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो आइटरेशन के लिए, उसकी वैल्यू हर आइटरेशन के बाद अपडेट होती ही होती है, ठीक है, सेम नहीं रहती है। जिसके लिए भी वो काम कर रहा है उस हिसाब से, और जो भी आपने कोड लिखा है उस हिसाब से अपडेट होगी, ठीक है। तो देखिए हमने ये तो लिख दिया, वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इन क्रिएट कर दिया, अब रेंज भी हमने लिख दिया है, ठीक है। अब रेंज में मैं लिख रही हूँ 10। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया है फॉर और वाइल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने रेंज लिखा है 10, इसका मतलब है 10 टाइम्स से लूप काम करेगा, ठीक है, 10 टाइम्स काम करेगा। 0 से अगर आप स्टार्ट करा रहे हो तो 0 से लेकर के 9 तक के काम करेगा 10 टाइम्स, ओके। अब ये तो हमने लिख दिया है। इसके बाद हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन में मैं इफ कंडीशन लगा रही हूँ। अब ये सब इफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, ये सब हम कंडीशन स्टेटमेंट्स में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा प्रीवियस वाला ट्यूटोरियल था। तो आप वो वाला ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, AIML ऑटोमेशन की, करेक्ट। अब देखिए शॉर्ट में बता रही हूँ कैसे काम करता है, वो वाला ट्यूटोरियल देख लेना, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा आपको, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट भी बताया, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्डअप होगा, बस ये बात है। देखो यहाँ कंडीशन में लगा रही हूँ कि जब भी आई की वैल्यू 5 हो जाती है, जब भी आई की वैल्यू 5 हो जाती है, तब आप एक काम करो, रुक जाओ, और फिर जितनी भी वैल्यू है अभी तक की 5 तक की वैल्यूज जो है, मतलब उनको आप प्रिंट करा दो, ठीक है। अब ब्रेक कर जाओ। देखो मैं आपको बताऊंगी भी सही कि इसमें डिफरेंस क्या है और ये बैकएंड में कैसे काम कर रहा है। और अब आप प्रिंट करा दो। किसको प्रिंट कराना है, आई को ही हम प्रिंट कराना चाहते थे। अब रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया जो कि 0 1 2 3 4। अब आप बोलोगे कि आपने तो यहाँ पर 5 लिखा है, 4 तक की क्यों रुक गया। देखो बताती हूँ रीजन क्या है, ये कोड बैकएंड में काम कैसे कर रहा है वो बता रही हूँ। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू में लिखूंगी जो भी करंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो साथ साथ देखते जाना कि कोड क्या बन रहा है और आउटपुट में क्या आएगा और कितनी बारी लूप चल रहा है वो भी देखते जाना, करंट वैल्यू लूप की क्या है। देखो जब कोड सबसे पहले कोड एडिटर हमारा यहाँ पर आएगा, फर्स्ट लाइन पर आएगा, आई की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, हमने यहाँ पर कुछ दिया नहीं है आई की वैल्यू, करंट वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो आई की वैल्यू शुरुआत में रहेगी 0। और यहाँ पर हमने जो 10 लिखा है इसका मतलब है 10 टाइम से लूप चलेगा, ठीक है। आई की वैल्यू शुरुआत में क्या है, 0 है, तो ठीक है। इसने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ देखा, अच्छा आई की वैल्यू क्या है, करंट 0 है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करिए कि आई की वैल्यू 5 हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो आप ब्रेक कर दो, आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। नहीं अभी तो नहीं हुई है 5, अभी तो 0 ही है, तो आप प्रिंट करा दो। तो इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है, इस वाली लाइन से। और फिर से लूप यहाँ से चल के यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे वापस आ जाता है, आई +1 हो जाता है। आई की वैल्यू अब क्या है, 1 बन चुकी है। फिर से चेक करेगा यहाँ पर कि आई की वैल्यू 5 है, नहीं अभी फिलहाल तो 1 है।
तो फिर आप ब्रेक मत करो, प्रिंट करा दो जो भी आई की वैल्यू है करंट। तो आई की वैल्यू क्या है, करंट 1 है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से यहाँ से टॉप पर जाएगा लूप, फिर से +1 होगा आई। अब आई क्या बन गया है, अब आई बन गया है 2, ठीक है। फिर से चेक करें कंडीशन, क्या कंडीशन मैच करी, नहीं। अभी तो आप प्रिंट करा दो, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू 2 बन गई है, ठीक है। अब फिर से लूप चलेगा, यहाँ पर जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट होकर अब हो गई है 3। फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या मैच करी कंडीशन, नहीं अभी तो 3 5 नहीं हुई है, तो ब्रेक नहीं करना है, प्रिंट करा दो आप तो डायरेक्ट आंसर, ठीक है भाई, हमने प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हो गया आई की वैल्यू, उसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से चेक करेगा। अब आई की वैल्यू क्या बन गई है, 4। क्या कंडीशन मैच कर रही है, नहीं। अभी भी आप प्रिंट कराओ, ठीक है, 4 प्रिंट करा दिया। अब देखो, अब फिर से ये वाला लूप मतलब इंक्रीमेंट होकर अब लूप फिर से चलेगा यहाँ से। अब आई की वैल्यू बन गई है 5, ठीक है। अब आई की वैल्यू पहले क्या थी, 4 थी, अब 5 बन गई है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू 5 बन गई है, हाँ बन गई है। आप ब्रेक कर दो, इसको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है 5 को। तो अगर मैं ये वाला प्रिंट यहाँ नहीं लिखती और यहाँ अबव लिखती ना, तो ये 5 को प्रिंट करा देता, ठीक है, उसके बाद ब्रेक करता। बट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आप जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाती ना, ब्रेक कर दो, प्रिंट कराओ ही मत, इसलिए इसने यहाँ पर 5 प्रिंट नहीं कराया। अगर आप चाहते हो कि 5 भी प्रिंट हो उसके बाद ही ब्रेक करें, तो यहाँ से इसको हटा के यहाँ पर लिखो। अब इसका काम होगा कि पहले 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जैसे ये वाला कोड एंड से लेकर के यहाँ पर आएगा ना, पहले वो 5 को प्रिंट कराएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि आई की वैल्यू 5 है और फिर ब्रेक करेगा। देखो अब मैं रन करके बताती हूँ, ये देखो इसने 5 को भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पर 6 कर देती हूँ, अब रन करती हूँ, तो 6 को भी प्रिंट करा देगा। देखो 6 को भी प्रिंट करा दिया। इस वाले कोड का सिंपल सा मतलब है, जो भी हमने यहाँ पर कंडीशन दे रखी है उसके पहले ही हम प्रिंट करा रहे हैं, तो कंडीशन तो बाद में चेक करेगा और ब्रेक बाद में करेगा। पहले आप प्रिंट करा दो, उसके बाद रुको। तो 7 को मत प्रिंट कराओ, 6 को करा दो। और यही अगर आपने प्रिंट का यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब होगा जैसे ही 6 हो रहा है आप ब्रेक कर दो, 6 को प्रिंट कराओ ही मत। आई होप आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस कि हम ब्रेक के बाद लिखते हैं और ब्रेक के पहले लिखते हैं तो लूप कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यू करना है। कैसे, देखो कंटिन्यू का यहाँ पर मतलब है कि जो भी आप कंडीशन लिखोगे ना, उसको स्किप कर देगा वो, उस वाले कंडीशन को प्रिंट नहीं कराएगा और वहाँ से कंटिन्यू कर देगा। देखो बताती हूँ कैसे, अगर नहीं समझ आ रहा है तो। फॉर सिंपल सा कोड जैसे हम हर बार लिखते हैं, रेंज, उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रही हूँ, इफ कंडीशन, जब भी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 2 हो जाती है, ठीक है, जब भी आई की वैल्यू 2 हो जाती है, तो आप एक काम करो, कंटिन्यू कर दो यहाँ से, मतलब 2 को प्रिंट ही मत कराओ और डायरेक्ट 3 पर चले जाओ, उसको स्किप कर दो बस, सिंपल सा इसका मतलब है स्किप कर दो, ठीक है। कोलन नहीं लगेगा यहाँ पर, हाँ, प्रिंट, उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं आई को, ठीक है। अब मैं रन करके बताती हूँ। देखो 5 वाली लूप काम करेगा, 0 1 2 3 4। तो अब देखो इसकी आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। हम इसको रन करा रहे हैं 5 टाइम्स, मतलब 0 से लेकर के 4 तक के, ठीक है। हमने कंडीशन क्या लिखी है, आई इक्वल्स टू 2, मतलब 2 को स्किप कर दो। देखो यहाँ पर आउटपुट वही आया है, 2 को स्किप कर दो। जैसे ही आई की वैल्यू 2 हो जाती है ना, यहाँ से आप कंटिन्यू कर दो, ठीक है, और बाकी के वैल्यूज को प्रिंट करा दो उसके आगे की। अगर मैं यहाँ पर 10 भी लिख देती हूँ ना, तो ये 9 तक के वैल्यू प्रिंट करा देगा, बस 2 को नहीं कराएगा प्रिंट। देखो इसने 2 को स्किप कर दिया है यहाँ पर 9 तक के इसने वैल्यू प्रिंट करा दिया। कंटिन्यू का सिंपल सा मतलब होता है, आप जो भी कंडीशन लिखोगे उस कंडीशन को, पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप कर देगा और उसके बाद वाली नेक्स्ट कंडीशन के लिए वो रन कर देगा कोड, ठीक है। बस प्रेजेंट वाली को स्किप करेगा जो भी आपने कंडीशन लिखी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंटिन्यू कैसे काम करता है, ब्रेक कैसे काम करता है। तो अब देखिए एल्स विथ लूप कैसे काम करता है, ये भी आपको बता देती हूँ। एल्स कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक फॉर लूप का कोड लिखा, सिंपल सा एक फॉर लूप का कोड लिखा, उसके बाद हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं आई की वैल्यू को, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि एल्स का भी पार्ट लिखना, तो एल्स भी काम कर जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन नहीं लिखी है, डायरेक्टली एल्स लिख रही हूँ। क्या होगा, 9 तक के तो वैल्यू प्रिंट कराएगा, 0 से लेकर के 9, उसके बाद ये एल्स वाला पार्ट भी काम कर जाएगा। इसमें हम जो भी लिखेंगे ना वो भी प्रिंट होगा साथ में। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर लिख दूँ लूप कंप्लीटेड, लूप कंप्लीटेड, ओके, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है क्योंकि हम सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हैं। देखो क्या आउटपुट आता है, ये देखो 0 से लेकर के 9 तक के वैल्यू से प्रिंट करा रहा है, उसके बाद लूप कंप्लीटेड भी प्रिंट करा रहा है कि जब भी आपका पूरा कोड काम कर रहा है उसके बाद हमें पता चल जाए कि अच्छा इसने काम कर दिया है और फाइनल आउटपुट आ चुका है। इसलिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एज योर विश। बस मुझे बताना था आपको कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्टेड लूप। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से आप समझो, नेस्टेड का मतलब है
आपने फॉर लूप यूज़ करा, एक फॉर लूप यूज़ करोगे उसके बाद अनादर फॉर लूप, आपको एक और फॉर लूप लिखना पड़ेगा उसी के अंदर। कैसे वो देख लेते हैं हम। देखो आपने नॉर्मल सा एक फॉर लूप का कोड लिखा जो कि है आई, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया हमने आइटरेशन के लिए। इन हम रेंज दे देते हैं, रेंज में थोड़ी छोटी दे रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बैकएंड में भी समझाना है, बहुत लंबा थोड़ा प्रोसीजर हो जाएगा फिर इसीलिए, ठीक है। अब एक फॉर लूप तो आपने क्रिएट कर लिया, अब दूसरा फॉर लूप उसके अंदर क्रिएट होगा। अब ये स्पेस लगाना मत भूलना आगे की, वरना एरर बताएगा वो। अब ये दूसरा फॉर लूप आप क्रिएट कर रहे हो, दूसरे फॉर लूप के लिए दूसरा वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए भी तो आइटरेशन काम करेगा, ठीक है। उसके लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी हर एक आइटरेशन के लिए, वो स्टोर इसमें होगी। अब इन सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। अब इसकी वैल्यू मैं सिर्फ 2 ही दे रही हूँ, मतलब ये 2 बार ही काम करेगा 0 और 1 के लिए, और पहला वाला 3 बार काम करेगा 0 1 2 के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रिंट करा देते हैं डायरेक्ट। क्या प्रिंट करा रहे हैं, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि जब पहली बार लूप काम कर रहा है तब आई की वैल्यू क्या होगी और जे की वैल्यू क्या होगी, जब सेकंड बार काम कर रहा है फिर आई और जे की वैल्यू क्या अपडेट होगी होती, फिर थर्ड टाइम, ऐसे करके, ठीक है। हर बार जितनी बार ये लूप काम करेगा उतनी बार मुझे आई और जे की वैल्यू बस जाननी है कि क्या होती है। अब यहाँ पर हम एफ स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। एफ स्ट्रिंग हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर हमें डायनेमिक डाटा प्रिंट कराना है, मतलब वेरिएबल का भी डाटा प्रिंट कराना है, साथ में सिंपल स्ट्रिंग भी लिखनी है, तो फिर आपको एफ स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ती है। मैं चाहती हूँ कि आई इक्वल्स टू ऐसा करके लिखा जाए कि आई की वैल्यू फिलहाल ये है। अब आई की वैल्यू फिलहाल स्टोर कहाँ पर है, आई वाले वेरिएबल में, इसलिए मैंने डबल। अब आई की वैल्यू स्टोर कहाँ पर है, आई की वैल्यू स्टोर है आई वाले वेरिएबल में, इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस में आई वाला वेरिएबल लिख दिया है। उसके बाद मैं जे की वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ तो जे इक्वल्स टू, उसके बाद जे की वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, जे की वैल्यू स्टोर है जे वाले वेरिएबल में, तो वो लिख दिया। आपको वेरिएबल का नाम लिखना है ना तो आपको कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा, सिंपल टेक्स्ट आप नॉर्मली लिख सकते हो और आगे आपको एफ लगाना है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए इसने पूरा डाटा प्रिंट करा दिया। अभी डाटा आ कैसे रहा है ये मैं आपको बैकएंड में समझा देती हूँ, डोंट वरी। सबसे पहले हमारा कोड एडिटर आएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा आई की वैल्यू क्या है। यहाँ पर ना जो भी करंट वैल्यू रहेगी ना लूप की करंट वैल्यू जो भी रहेगी वो यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ मैं। प्रिंट होके जो हमारा आउटपुट में जो आंसर आ रहा है ना उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ। तो आई की वैल्यू क्या रहेगी और जे की क्या रहेगी प्रिंट में, आउटपुट में मतलब। और लूप जब रन कर रहा है ना करंट वैल्यू आई और जे की क्या रहेगी वो यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। चलिए अब हम लूप रन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आएगा, आई की वैल्यू देखेगा। आई की वैल्यू कहाँ तक के जानी चाहिए, मतलब कितनी बार लूप रन करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए। सबसे पहले क्या होगी आई की वैल्यू 0, क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट ये 0 लाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू फिलहाल है 0। इस टाइम पर जे की वैल्यू क्या होगी, अब आएगा लूप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब जे को देखेगा, जे की भी हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 0 से लेगा, तो जे की वैल्यू भी इसने 0 ले ली, ठीक है। पहली बार लूप काम कर गया, नेक्स्ट लाइन पर यहाँ पर आया और इसने प्रिंट करा दी आई की वैल्यू जो कि है 0, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 0 प्रिंट हो गई। जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 0 है तो अब 0 प्रिंट हो गई। अब फिर से लूप काम करेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, लूप टॉप पर नहीं जाएगा, यहीं पर जाएगा। इसका एक रूल होता है नेस्टेड लूप का और वो ये है कि अगर आपने 2 लूप लगाए हैं यहाँ पर तो जो सेकेंड वाला लूप है ना, जो इनसाइड वाला लूप है, जब तक वो लूप अपनी एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता ना, स्टॉप वाली पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता ना, यहाँ पर क्या लिखा है 2 बार लूप चलना चाहिए, 2 लिख रखा है, देखो यहाँ पर मैंने 2 लिख रखा है जे का। जब तक ये 2 बार लूप नहीं काम कर जाएगा, इसका सारी वैल्यू नहीं प्रिंट करा देगा जे की, तब तक ये आई की वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। आई की वैल्यू तब तक ये 0 ही रहेगी। जब ये जे की सारी वैल्यूज प्रिंट करा देगा, यहाँ पर मैंने 2 ही लिखा है तो मतलब 0 और 1 प्रिंट कराएगा। अगर 5 लिख देंगे तो 0 1 2 3 4 तक के, ठीक है। तो जब तक कि ये जे के लिए लूप पूरा काम नहीं कर जाता ना एंड तक के, तब तक के ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कभी नहीं जाएगा, ठीक है, कभी भी नहीं जाएगा। ये पहले इसको प्रिंट कराएगा जे की सारी वैल्यूज को, उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट करेगा, फिर से जे की सारी वैल्यूज प्रिंट कराएगा, फिर से आई को अपडेट करेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या था, शुरुआत में फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू भी 0 थी और जे की वैल्यू भी 0 थी, तो पी मतलब प्रिंट हो गया यहाँ पर आई और जे की वैल्यू। अब देखो यहाँ से यहाँ गया और अब जे को इसने अपडेट कर दिया। पहले क्या थी, जे की वैल्यू 0 थी, अब अपडेट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अब ये सेकेंड टाइम लूप काम कर रहा है, 2 बार ही काम करेगा, ठीक है। अब जे की वैल्यू हो गई 1। अब बताओ आई की वैल्यू क्या है इस टाइम पे, आई की वैल्यू तो फिर से 0 ही है। और जे की वैल्यू क्या है, अब जे की वैल्यू बन गई है 1, तो इसने ये प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो चलिए हमने ये आंसर देख लिया है। अब देखो इसने जे की सारी वैल्यू प्रिंट करा दी। अब लूप यहाँ से लेकर के यहाँ पर आएगा और आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0 थी, अब अपडेट हो जाएगा 1। तो अब आई की वैल्यू बन चुकी है फाइनली 1, ठीक है।
अब फिर से यहाँ पर आएगा इस वाले कोड के अंदर, मतलब इस वाले लूप के अंदर, ठीक है। अब जे की वैल्यू फिर से स्टार्ट होगी 0 से ही, ऐसा नहीं कि 1 से स्टार्ट होगी, 0 से ही स्टार्ट होगी, जो भी इनिशियल पॉइंट रहेगा 0 जे का, ठीक है, तो वो 0 है। तो इसको 2 बार लूप चलाना है। अब नेक्स्ट लाइन में आएगा जे की वैल्यू क्या है इनिशियल टाइम पर, जे की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये आई की वैल्यू प्रिंट करा देगा। सबसे पहले आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू क्या है 0 इस पॉइंट पे, तो इसने 0 प्रिंट करा दिया। अब फिर से लूप काम करेगा जे के लिए ही। अब जे की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, पहले 0 थी, अब क्या हो गई 1 हो गई जे की वैल्यू, अब हो गई है जे की वैल्यू 1, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, अभी भी 1 ही है, और अब जे की भी वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। ये भी आंसर हमारा प्रिंट हो गया है। अब देखो जे का पूरा काम हो गया, 2 बार लूप चल गया। अब फिर से ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 बार आई को चलाना है, 2 बार चल चुका है, 0 के लिए भी चल गया, 1 के लिए भी चल गया, अब आखिरी बार चलेगा जो कि 2 के लिए चलेगा। अब आई की वैल्यू हो गई है 2, जे की वैल्यू क्या रहेगी, अब जब इस वाले कोड के अंदर आएगा, अब जे की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है, ठीक है, तो जे की वैल्यू हो गई है 0। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 2 है, जे की वैल्यू क्या हो गई है, अब जे की वैल्यू 0 हो गई है 2 के लिए, ठीक है, तो जे की वैल्यू इसने प्रिंट करा दी। फिर से लूप काम करेगा जे के लिए ही जब तक जे की सारी वैल्यूज नहीं प्रिंट हो जाती। जे की वैल्यू क्या हो गई, अब 1 हो गई अपडेट होके, जे की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई अपडेट होके, और इस पॉइंट पर भी आई की वैल्यू 2 ही है, तो इसने ऐसे करके सारे प्रिंट करा दिया। अब देखो एक बार यहाँ पर देख लो, फिर मैं आउटपुट में भी दिखाऊंगी, सेम आउटपुट ही आ रहा है। जब आई की वैल्यू 0 0 है तो जे की वैल्यू 0 1 है, फिर आई की वैल्यू 1 1 है तो फिर से 0 1 है जे की वैल्यू, और जब आई की वैल्यू 2 2 है तो फिर से 0 1 है वैल्यू, ठीक है। ये देखो वही लिखा है, आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 है, जे की वैल्यू 0 और 1 है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 0 1 है, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 0 और 1 है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये वाला कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। जब तक कि जे का सारा डाटा नहीं प्रिंट करा देता है, ये एंड पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता है, स्टॉप वाली पोजीशन पर नहीं पहुंच जाता, तब तक कि आई की वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। पहले जे का काम करेगा, उसके बाद आई का काम होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लूप विथ लिस्ट और स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग के लिए लिखते हैं कोड। देखो स्ट्रिंग को लिखने का ना 2 तरीके होते हैं, वो दोनों पे मैं बताती हूँ। अभी फर्स्ट तरीका बताती हूँ आपको कि स्ट्रिंग पर आपको कैसे लूप चलाना है। अभी तक के हम इंटीजर वैल्यू पे चला रहे थे, ठीक है। स्ट्रिंग पे कैसे चलाएंगे, सिंपल फॉर लूप लिखना, उसके बाद कैरेक्टर के लिए ये एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग वाला डाटा स्टोर करेगा हर एक आइट्रेशन के लिए, इन, और उसके बाद यहाँ पर ना मैं अलग से वेरिएबल नहीं बना रही हूँ जहाँ पर मैं कोई सी स्ट्रिंग स्टोर कर रही हूँ, यहीं पर डायरेक्टली स्टोर कर रही हूँ, वो भी चलेगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि पाइथन मतलब हर एक कैरेक्टर पे जाए, हर एक लेटर पे जाए, PYTHON, और फिर एक एक करके लेटर को प्रिंट कराए, एक साथ नहीं कराए, तो एक एक करके प्रिंट कराएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में कराएगा। देखो फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे अगर हम आइट्रेशन परफॉर्म कराते नंबर पे, तो नंबर कैसे प्रिंट होता है 0 होता है, फिर नेक्स्ट लाइन में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। वैसे ही हम अगर चाहते हैं कि सिमिलरली वैसे ही कोड काम करे, बस स्ट्रिंग पे करें, नेक्स्ट लाइन पे हर एक करके कैरेक्टर पे जाए और प्रिंट कराता जाए, ठीक है, एंड तक के। तो उसके लिए हमने ये कोड लिख दिया है। अब हमें डायरेक्टली प्रिंट कराना है, और ये डाटा स्टोर कहाँ पर रहेगा, ये स्टोर रहेगा कैर में, इसलिए हमें उसे प्रिंट कराना पड़ेगा। अब हम रन करके देखते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ये देखो सबसे पहले 0th इंडेक्स के लिए काम करा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको लेंथ लिखने की जरूरत नहीं, मतलब बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी बार लूप काम करेगा। कोड एडिटर को ऑटोमेटिकली पता है कि स्ट्रिंग की लेंथ जो भी है इतनी बार ये लूप काम करेगा, सिंपल है, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं लिस्ट। अब लिस्ट पे आपको लूप कैसे चलाना है। देखो लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं वैसे मैंने बता दिया था, एक और बार बता रही हूँ। उसके लिए मैं एक वेरिएबल दे देती हूँ जो कि आइटम, जहाँ पर ये आइट्रेशन के लिए काम करेगा, सिंपल चीज़ है, ठीक है। इन, आप देखो लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिस्ट क्रिएट कर दो। डाटा कोई से भी तरह का दे सकते हो और एक से ज़्यादा डाटा आपको देना है, लिस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप का दे रही हूँ, इसे नॉर्मली लिख रही हूँ। अगर स्ट्रिंग टाइप का दे रहे हो तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया है। यहाँ पर भी आपको लेंथ देने की जरूरत नहीं है कि लूप कितनी बार चलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा जो भी लिस्ट की लेंथ है उतनी बार लूप काम करेगा, सिंपल बात है। तो डायरेक्टली आप लिस्ट प्रिंट करा दो। लिस्ट स्टोर कहाँ पर है, आइटम में है ना। हर एक आइट्रेशन के लिए जो भी डाटा होगा लिस्ट का वो यहीं पे स्टोर होगा, इसलिए ये लिख दिया। ये देखो पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ठीक है, ठीक है। पहली बार जब लूप काम करा तो 10 को प्रिंट कराया, फिर लूप काम करा 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताती हूँ कि स्ट्रिंग पर लूप काम कैसे करवाना है आपको। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं करा था और वहाँ पर कोई स्ट्रिंग क्रिएट नहीं करी थी, डायरेक्टली लूप में लिखा था। अभी मैं वेरिएबल क्रिएट करके वहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि जो प्रियांशी लिखा है ना नाम, ये सारा अपर केस में हो जाए,
अपर केस में हो जाए, और इसे लूप से करना है। आप नॉर्मली भी कर सकते हो। हाँ, नॉर्मली कैसे करते हैं पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद हम लूप यूज़ करते हैं। डायरेक्टली आपकी स्ट्रिंग जिसको भी आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है, उसको आपने जिस भी वेरिएबल में स्टोर कर रखा है उस वेरिएबल का नाम लिख दो। टेक्स्ट में प्रियांश स्टोर है और इसी को मुझे अपर केस में करना है कन्वर्ट, तो टेक्स्ट लिख दिया, डॉट अपर लिख दो, अपर। ये वाला बिल्ट इन मेथड है जिसको हम यूज़ करें सिर्फ नाम से। उसके बाद हमें एम्प्टी पेरेंथेसिस लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम रन कर देते हैं तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो इसने कन्वर्ट कर दिया, बट यहाँ पर हमने लूप यूज़ नहीं करा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको कन्वर्ट करा सकते हैं अपर केस में। इसका काम क्या होगा लूप का, अभी हर एक अल्फ़ाबेट पे जाएगा। पहले इसने एक बार में प्रिंट करा दिया, अभी पी पर जाएगा, आई आर पर, फिर आई पर, फिर वाई ए एन एस एच आई ऐसे करके, ठीक है। कैसे काम कराना है, डायरेक्टली फॉर लूप क्रिएट करो, बनाओ, एक वेरिएबल बना दो जहाँ पर पहले आई स्टोर हो, फिर आर, फिर आई, फिर वाई, इस टाइप से। उसके बाद इन, उसके बाद जहाँ पर भी आपकी स्ट्रिंग स्टोर है ना, जिसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, उस वाले वेरिएबल का नाम कहाँ पर स्टोर है प्रियांशी, टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद अब आप प्रिंट करा दो। अब प्रिंट कराते वक्त हमें इसे बताना है कि इसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है। किसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, अभी फिलहाल लूप जिसके लिए भी काम कर रहा है ना, जिस भी इंडेक्स नंबर के लिए आइटरेट कर रहा है, उस पर जो भी कैरेक्टर मौजूद है करंटली, उसको आप एक एक करके अपर केस में कन्वर्ट करो। सबसे पहले लेटर वाले वेरिएबल में पी स्टोर होगा, क्योंकि 0th इंडेक्स के लिए काम करेगा आइटरेशन, तो पी स्टोर होगा, तो आप पी को कन्वर्ट कर दो अपर केस में, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड आइटरेशन काम करेगा तब आर स्टोर रहेगा, तो आर को कन्वर्ट कर दो, फिर आई, फिर वाई, फिर ए, फिर एन, फिर एस, फिर एच आई। ये देखो इसने एक एक को कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए बता रहा है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके कि मैं एक एक को कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहले एक बार में कर रहा था इसलिए एक ही लाइन में आ रहा था, ठीक है, एक एक करके काम कर रहा है इसलिए नेक्स्ट लाइन में बता रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कैसे अपर केस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे लूप लगाते हैं स्ट्रिंग्स पर। इंटीजर तो हमने समझ लिया था। चलिए अब हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा ऑटोमेशन बोर्ड टू रीनेम फाइल्स। अब ये क्या है, देखो इमेजिन करो कि मेरी एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। अब उनका बहुत सारी फाइल्स है मेरे सिस्टम में। अब अगर मैं उन फाइल्स का नाम कुछ एक सिंपल फॉर्मेट में रखना चाहूँ या एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखना चाहूँ, तो क्या एक एक की फाइल का नाम चेंज करूँगी मैं? नहीं, उसके बदले में ये करूँगी कि कोड लिख दूंगी जिससे कि ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स का नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा नंबरिंग को ऑब्वियसली, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए हर एक एम्प्लॉय की फ़ाइल को, ठीक है। कैसे, वो देख लेते हैं हम। तो अब एम्प्लॉय की फाइल्स है तो उन्हें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पे सारी एम्प्लॉयज़ की फाइल स्टोर हो जाएगी। फर्स्ट एम्प्लॉय है प्रिया, ठीक है, उसकी फाइल स्टोर हो गई। अब मैं इसमें जेपीजी लिख देती हूँ, ठीक है। सेकेंड फाइल है जॉन की, डॉट जेपीजी। थर्ड फाइल है, कोई सा भी नाम ले लेते हैं, शिव्या ले लेते हैं, ठीक है, शिव्या की, डॉट जेपीजी। ओके, हमने इतने सारी फाइल्स बना ली, टोटल 3 बना रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही बताना है मुझे बस आपको। अब हमें लूप लगाना पड़ेगा। लूप क्यों, ताकि एक एक करके हर एक इंडेक्स पर जाए, पहले प्रिया वाले पे जाए, फिर जॉन पर जाए, फिर शिव्या पे जाए, और इनका नेम चेंज कर पाए। किस ऑर्डर में, जो फॉर्मेट मैं दूंगी उस ऑर्डर में, ठीक है। उसके लिए हम कोड लिख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, हर एक पर आइटरेट हो। तो अब देखो यहाँ पर आई वाला वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, इसका काम क्या होगा, आइटरेशन को स्टोर करना, जो भी करंट वैल्यू रहेगी। अब हम यहाँ पर 2 वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। 2 वेरिएबल क्यों, 2 मिनट में मैं आपको बताती हूँ, पहले हम बाकी का कोड लिख लें उसके बाद बताती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं इन्यूमरेट लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है। तो अब देखो ये इन्यूमरेट का काम क्या होगा, यहाँ पे ना 2 काम होगा और 2 वैल्यू ये स्टोर करेगा इन्यूमरेट। कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट वैल्यू ये स्टोर करेगा आई का डाटा। आई का मतलब क्या होता है, जो भी करंट इंडेक्स नंबर पे ये लूप चल रहा है उसका डाटा स्टोर करेगा। शुरुआत में प्रिया वाले पे चलेगा लूप, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो आई क्या स्टोर करेगा 0। तो इन्यूमरेट ही एफ पे भी काम करवा रहा है और आई पे भी काम करा रहा है, ठीक है, दोनों का डाटा ये स्टोर कर रहा है, तो इन्यूमरेट का ये काम है। अब मुझे बताओ एफ में क्या स्टोर होगा, एफ में ये वाला डाटा स्टोर होगा जो प्रिया डॉट जेपीजी है। फॉर एग्जाम्पल पहली बार लूप चल रहा है 0th इंडेक्स के लिए, तो आई की वैल्यू होगी 0, एफ की वैल्यू होगी प्रिया डॉट जेपीजी। जब दूसरी बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू अब अपडेट होके हो जाएगी 1 इंडेक्स नंबर, और एफ की हो जाएगी जॉन डॉट जेपीजी। इन शॉर्ट एफ का काम है फाइल का नाम स्टोर करना और आई का काम है उसका इंडेक्स नंबर स्टोर करना, ठीक है, और न्यूमरेट का काम है कि हर एक इंडेक्स पर जाए ये लूप, ठीक है। कुल मिला के इंडेक्सिंग को संभालना इसका काम है न्यूमरेट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अगर ये आप यूज़ नहीं करना चाहो ना तो मैं इसका शॉर्टकट भी 2 सेकंड में बताती हूँ। ये वाला कोड हम रन कर दें उसके बाद, बट ये ज़्यादा बेटर है, आपको समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब ऑटोमेशन इन टाइप के प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना तो थोड़ी एडवांस चीज़ें यूज़ होती है, सिंपल नहीं होती है, बट ठीक है मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। हाँ, तो देखो अब यहाँ पर हमने फाइल को दे दिया। फाइल क्यों दिया? ऑब्वियसली इन्यूमरेट को हमको क्या करना है, लूप पर काम करवाना है, हर एक डाटा पर काम कराना है। अब वो डाटा कहाँ स्टोर है, फाइल में ही तो स्टोर है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं हमारे कोड एडिटर को कि इन्यूमरेट हर एक इंडेक्स पर जाए और फाइल्स पर जाए, जो डाटा इस फाइल्स वाले वेरिएबल में स्टोर है ना उन पर जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे। किसको प्रिंट कराएंगे? हमारी फाइल्स को। अब आप बोलोगे कि हमने नाम तो चेंज ही नहीं करा, कर रहे हैं चेंज, डोंट वरी। देखो अब हम रिनेम करते हैं हमारी फाइल्स को, रिनेमिंग फाइल्स। अब देखो फाइल का नाम कहाँ पर स्टोर है, पुरानी वाली फाइल का, जब लूप काम कर रहा है एफ में स्टोर है, करेक्ट। तो हम यहाँ पर एफ प्रिंट करा रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि पुराना नाम क्या था और अब नया अपडेट होकर नाम क्या हो गया। 2 मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अभी अपडेट होने के बाद जो वैल्यू हुई है ना उसको हमें प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराना चाहते हो आप, क्या नाम चेंज करना चाहते हो? मैं चाहती हूँ PR हो जाए, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम PR है, इस तरीके से हो जाए, और उसके बाद ऐसा हाइफन लग जाए, और उसके बाद ना जो भी आई की वैल्यू है, जैसे 0th इंडेक्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो 0 हो जाए, फिर 1 पे जो भी डाटा स्टोर है उसका नंबरिंग 1 हो जाए, जो 2 पे स्टोर है वो 2 हो जाए, ताकि बस हमारे लिए आसानी रहे कि डिफ्रेंशिएट करने में कि अच्छा ये वाला डाटा इस एम्प्लॉय का है, ये वाला फाइल इस एम्प्लॉय की है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आई की वैल्यू स्टोर होगी। सॉरी, हमें वेरिएबल का डाटा स्टोर कराना है, मतलब वेरिएबल का डायनेमिक डाटा हमें प्रिंट कराना है, तो कर्ली ब्रेसेस में लिखना पड़ता है, ठीक है, और फिर डॉट JPG, ओके। अब हम रन करके देखते हैं हमारा कोड। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आया है। पहले क्या था, देखो सिंपल टेक्स्ट प्रिंट हो गया रिनेमिंग, उसके बाद क्या था, एफ का शुरुआत में 0th इंडेक्स के लिए काम करा, आई की वैल्यू थी 0, एफ की वैल्यू थी priya.jpg। तो देखो यहाँ पर अपन ने एफ लिखा था ना, इसलिए उसने एफ को प्रिंट कर दिया priya.jpg। उसके बाद हमने अपडेट करके क्या करवाया है, PR, उसके बाद हाइफन, और उसके बाद आई की जो भी करंट वैल्यू, मतलब जो इंडेक्स नंबर जो चल रहा है उसको आप प्रिंट करा दो। बस हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि ये वाला अलग एम्प्लॉय का है फाइल और ये वाली अलग एम्प्लॉय की है। तो पहला वाला प्रिया का 0 से स्टोर हो गया, फिर जॉन का 1 से हो गया, और फिर शिव्या का 2 से हो गया, ठीक है। और भी आप डाटा ऐड कर सकते हो आप चाहो तो अब देखिए अगर आप इन्यूमरेट नहीं यूज़ करना चाहते हो ना तो वो भी हम कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहता है, बट ठीक है मैं फिर भी आपको बता देती हूँ बिना इन्यूमरेट यूज़ करके कैसे कोड लिखना है। सेम यही काम करेगा वो भी, ठीक है। सबसे पहले तो फाइल क्रिएट करो, तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने फाइल बनाई थी। अब हमने फाइल तो क्रिएट कर ली है, इसी का हमें नाम चेंज करना है, तो फॉर लूप लगाएंगे, करेक्ट। आई वेरिएबल ले रहे, ये आइटरेट करने में काम आएगा, रेंज कर लेते हैं। अब मुझे बताइए हम रेंज में क्या लिखते हैं अभी तक के फॉर लूप में, जितनी बार भी लूप चलेगा, अगर 10 टाइम्स चलवाना है तो 10 मतलब 0 से 9 तक के, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना बताना है कितनी बार लूप चलना चाहिए, तो जितनी भी लेंथ है हमारी लिस्ट की उतनी बार आप लूप चला दो, सिंपल बात है, ठीक है। तो len जो फंक्शन रहेगा वो कैलकुलेट कर लेगा इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है 3 है। देखो 3 डाटा स्टोर है तो 3 है, अगर सिर्फ प्रिया और जॉन स्टोर है तो 2 होगी, अगर सिर्फ प्रिया स्टोर है तो सिर्फ 1 होगी, करेक्ट। तो लेंथ का मतलब इंडेक्स नंबर नहीं होता, लेंथ का मतलब कितना डाटा वहाँ पर स्टोर है। तो फिलहाल हमारी लिस्ट में कितना डाटा स्टोर है, वो है 3। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, लिस्ट की। लिस्ट कहाँ पर स्टोर है, फाइल्स में, तो इसलिए हमने बोल दिया है कि फाइल की जितनी भी लेंथ है ना उतनी बार आप लूप चला दो। तो अब देखो फॉर लूप तो हमने बना लिया, इसके बाद हम एफ नाम का एक वेरिएबल बना रहे, क्यों, क्योंकि स्टोर कर सके किसको, वैल्यू को। इंडेक्स नंबर तो ये आई स्टोर कर ही रहा है 0 1 2 3, ये क्या करेगा, प्रिया JPG, जॉन JPG, शिव्या JPG, इसे स्टोर करेगा। तो हम इसको बताएंगे कैसे, किसे स्टोर करना है। हम इसको बता रहे कि जो फाइल्स वाली लिस्ट बनी है ना उसके अंदर आई की वैल्यू भी फिलहाल जो भी चल रही है आइट्रेशन के लिए उसकी वैल्यू को तुम स्टोर करो। अगर 0th इंडेक्स के लिए लूप काम कर रहा है तो फिर priya.jpg को स्टोर करो इसमें, ठीक है। अगर 1 के लिए तो फिर john.jpg को स्टोर करो और यहाँ पर प्रिंट करके बता दो, ठीक है। प्रिंट क्या होगा यहाँ पर, सिंपल वही वैल्यू होगी जो हमने यहाँ लिखी थी, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। एफ मतलब डाटा भी प्रिंट कर दो आप, जो पुराना नाम था फाइल का, और जो नया बना है वो भी प्रिंट कर दो। ये देखिए बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। प्रिया था पहले नाम, फिर PR 0, फिर जॉन था तो PR 1, और शिव्या था तो PR 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करता है। तो चलिए हमारा नया प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिज्यूमे स्किल्स ट्रैक्टर NLP ऑटोमेशन। अब ये क्या, ये बहुत टफ सा नाम दिख रहा है, नहीं इतना टफ नहीं है, बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है,
बट ये लॉजिक बहुत जगह आपको काम आ सकता है। देखो प्रोजेक्ट क्या है, बहुत आसान सा है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो आपने पहले भी सुना होगा कि कंपनीज जो रहती हैं वो एटीएस सिस्टम के थ्रू रिज्यूमे सिलेक्ट करती है, ठीक है, या फिल्टर करती है। ये क्या होता है एटीएस? देखो एटीएस का काम ये होता है कि अगर कंपनी ने बोला कि मुझे जावा का डेवलपर चाहिए, तो वो क्या करेगा, जावा से रिलेटेड स्किल्स लिख देगा, जावा, उसकी लाइब्रेरीज, उसके फ्रेमवर्क्स, ठीक है, और वो उस एटीएस को दे देगा और बोलेगा अब जितने भी 400, 500, 200 जितने भी रेज्यूमे आए, अब उनमें से आप चेक करके मेरे को बताओ कि क्या क्या ये कीवर्ड्स उसके रेज्यूमे में मौजूद है। अगर है तो वो वाले फिल्टर करके वो वाले रेज्यूमे हमें दे दो, ठीक है। अब उसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि एचआर एक एक का रेज्यूमे नहीं देख सकता है, ठीक है। 400, 500 रेज्यूमे कैसे चेक करेगा? तो अगर किसी कंपनी को पाइथन डेवलपर चाहिए, भले एआई एमएल ऑटोमेशन के लिए, तो वो क्या करेगा, वो वाले कीवर्ड्स उस एटीएस सिस्टम को देगा और बोलेगा अब जितने भी रेज्यूमे हैं उनमें से चेक करके बताओ कि क्या ये वाली स्किल किसी भी रेज्यूमे में है। अगर है तो वो रेज्यूमे हमें दे दो और जिनमें नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो यही काम हमारे प्रोजेक्ट का होगा। हम एक ऐसा कोड बना रहे हैं जो कि हमें चेक करके बताएगा हमारे रेज्यूमे से कि क्या जो कीवर्ड मैं दे रही हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है तो मैंने ये कीवर्ड दिया कि मुझे एआई एमएल डेवलपर चाहिए, तो क्या एआई एमएल उसके रेज्यूमे में है लिखा हुआ, स्किल में है? अगर नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर दो, अगर है तो फिर बता दो। तो अब देखो इसका कोड कैसे बनेगा। इसके लिए हमें एक स्किल्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। उसका काम होगा क्या है, ये एक लिस्ट होगी जिसमें स्किल स्टोर होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है तो मुझे अगर एटीएस को बताना है कि ये स्किल्स वाला है, मुझे डेवलपर चाहिए, तो मुझे बताना तो होगा वो स्किल्स का नाम। तो वो स्किल्स का नाम इस लिस्ट में स्टोर होगा, ठीक है। सबसे पहले है पाइथन, उसके बाद है एआई और फिर उसके बाद है एमएल, ठीक है। ये 3 स्किल मुझे चाहिए पर्सन में, तो वो रेज्यूमे आप सिलेक्ट करके मुझे दे दो। तो ये हमने स्किल्स बना ली हैं। अब इसके बाद हमें रेज्यूमे में देना होगा उसे, ठीक है। वो तो क्या एक रियल रहता है तो वहाँ पर वैसे दिया जाता है, यहाँ पर तो हमें ऐसे ही देना पड़ेगा, रेज्यूमे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं रेज्यूमे क्रिएट कर लेती हूँ। तो रेज्यूमे नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, ओके। अब इसमें हम एक रेज्यूमे बना लेते हैं। कैसे? मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, लुकिंग फॉर अ जॉब एआई एमएल रोल विथ स्ट्रॉन्ग पाइथन स्किल्स, ओके। अब ये डॉट लोअर, ताकि लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर दे। वैसे ऑलरेडी है बट अगर नहीं भी, अगर आप लिखोगे ना लोअर केस में तो ऑटोमेटिकली कर देगा। तो अब देखो यहाँ पर लोअर का काम क्या होगा। लोअर का सिंपल सा काम है, देखो हमारा जो रेज्यूमे होगा वो किससे कंपैरिजन करेगा, इससे कंपैरिजन करेगा जो हमने यहाँ पर स्किल्स लिखी है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल तो मैंने लोअर केस में ही लिखा है, यहाँ पर भी लोअर में लिखा हुआ है, बट अगर मैं इसको अपर केस में कर दूँ तो इसको कंपैरिजन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है शायद। बट अगर हम इसको लोअर कर देते हैं तो ये लोअर और अपर दोनों केस में सभी सिचुएशन में इसको कंपेयर कर लेगा और सही आउटपुट दे देगा, ठीक है। इसलिए इसको लोअर को यूज़ कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप किस लिए? ताकि एक एक करके स्किल्स पे जाए। पहले पाइथन के लिए चेक कर रही है क्या इस रेज्यूमे में पाइथन लिखा है, अगर लिखा है तो हाँ शायद ये रेज्यूमे सिलेक्ट हो सकता है। उसके बाद लूप चलेगा एआई के लिए, क्या वो भी है, तो हाँ फिर सिलेक्ट हो सकता है। और अगर एमएल भी है तो मतलब अब तो तीनों स्किल इसने कंपेयर कर लिया और है। तो फॉर लूप चलेगा स्किल्स के लिए, तो वहाँ पे स्किल्स लिखी है, ये एक वेरिएबल बना रही हूँ मैं जो आइट्रेशन के लिए काम करेगा, ठीक है। इन तो अब हम लूप चला किस पे रहे हैं, स्किल्स वाले लिस्ट पे, इसलिए हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अब कंडीशन लिख रहे हैं, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, अगर स्किल, जो भी स्किल के लिए चल रहा है ना लूप, मतलब अभी फिलहाल स्किल वाले वेरिएबल में जिस भी इंडेक्स का डाटा स्टोर है, फॉर एग्जांपल शुरुआत में लूप चलेगा पाइथन के लिए 0th इंडेक्स के लिए, तो स्किल वाले वेरिएबल में पाइथन स्टोर रहेगा। तो अगर पाइथन है हमारे रेज्यूमे में, यही मैं लिख रही हूँ, देखो इफ़ पाइथन इन आर रेज्यूमे, तो फिर आप प्रिंट करा दो कि हाँ पाइथन है रेज्यूमे में। तो एफ स्ट्रिंग आएगी, उसके बाद सिंपल टेक्स्ट मैच्ड स्किल, उसके बाद वो स्किल जिसके लिए भी लूप चल रहा है करंटली, अभी पाइथन के लिए चल रहा है तो पाइथन यहाँ पर प्रिंट होकर बताएगा, ठीक है। उसके बाद अब फिर से ये वाला लूप यहाँ से जाकर यहाँ पर आएगा। अब क्या होगा, अब लूप चलेगा एआई के लिए, ठीक है। अब स्किल में एआई स्टोर होगी। अब वो देखेगा क्या एआई इस वाले रिज्यूमे में है, अगर हाँ है तो यहाँ पर लिख दो मैच स्किल एआई। अब फिर से लूप चलेगा, अब लूप चलेगा एमएल के लिए। अब एमएल चेक कर लो क्या इसमें है, अगर है तो फिर प्रिंट करा दो कि हाँ एमएल भी है इसमें, ठीक है। अब हम रन करते हैं इसे। तो अब देखिए गलत आंसर क्यों बता रहा है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्किल्स लिखी है, मतलब उस लिस्ट का नाम लिख दिया हमने, तो पूरी लिस्ट प्रिंट करके बता रहा है, देखो
पूरी लिस्ट उसने प्रिंट कर दी। बट हमें क्या चाहिए, अभी करंटली लूप जिसके लिए भी चल रहा है, तो वो डाटा कहाँ स्टोर है, हमारा स्किल में स्टोर है, स्किल्स में नहीं स्टोर है, स्किल में स्टोर है। इसलिए हमें स्किल को प्रिंट कराना है। शुरुआत में पाइथन के लिए काम करेगा तो लिखेगा कि अगर पाइथन मैच हो जाता है तो मैच स्किल पाइथन है, अगर एआई तो एआई है, अगर एमएल तो एमएल है। देखो अब सही आंसर ये प्रिंट करा रहा है। ठीक है, पाइथन भी मैच कर गई है, एआई भी मैच कर गई है। एमएल क्यों नहीं मैच करी, क्योंकि हमने एम के लिख दिया यहाँ पर, इसलिए एमएल मैच नहीं करी है, उसने नहीं बताया। अब फिर से रन करके देखते हैं हम। ठीक है, देखिए तीनों स्किल मैच कर गई है। देखो आई होप ये भी समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से बता दूं, यहाँ पर हमने स्किल्स लिख दी थी, जो लिस्ट मौजूद है ना वो लिख दी थी, हमें वो थोड़ी प्रिंट करानी है। हम क्या चाहते हैं कि जिस भी स्किल के लिए अभी फिलहाल करंटली कंपैरिजन चल रहा है उसको प्रिंट करके बताओ कि हाँ ये कंपेयर हो चुकी है और ये मौजूद है हमारे रिज्यूमे में। तो ये सब कहाँ स्टोर है, ये स्किल वाले वेरिएबल में स्टोर है, क्योंकि आइटरेशन का काम तो यहाँ हो रहा है ना, इसीलिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत काम का प्रोजेक्ट है। देखो इसका नाम क्या है, एआई ऑटो डायरेक्टरी क्रिएटर। इसका मतलब क्या है, ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। डायरेक्टरी क्रिएटर का मतलब है, अगर आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाते हो, वेबसाइट बना रहे हो या ऐप बना रहे हो, क्या करते हो आप, ऐसे करके फाइल फोल्डर पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, स्पेशली अगर आप रिएक्ट जेएस पे काम कर रहे हो। तो नहीं करा है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। रिएक्ट का जो फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है ना वो बहुत लेंदी होता है, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पहले एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर टेक्स्ट टाइप का डाटा रखना है, फिर एक फोल्डर बनाना है उसमें जेएस रखना है, सीएसएस रखना है, एचटीएमएल रखना है, फिर एक और टाइप का आपको फोल्डर बनाना है जिसमें इमेजेस रखनी है, फिर एक और टाइप का आपको कोई फोल्डर बनाना है जिसमें कुछ और रखना है। इतने सारे फोल्डर्स और फाइल्स बनाओगे कितना टाइम लगेगा, करेक्ट। तो इसके लिए आसान चीज़ क्या है, एक कोड बना दो, उसको रन कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपका ये पूरा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दे देगा। ठीक है, तो अगर आपकी भली कंपनी है या आप नॉर्मली खुद के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक कोड बनाया वो पूरी डायरेक्टरी क्रिएट करके दे देगा। अब आपका काम हो गया आसान। तो चलिए अब हम ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो डायरेक्टरी बनाने के लिए फिलहाल मैं आपको डायरेक्टरी बता दूं, यहाँ पर ये डायरेक्टरी है। ठीक है, और मैं एक जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो मैं थोड़ा यूनिक दूंगी जो यहाँ पर नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं इंपोर्ट करूंगी ओएस को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट कर दे। इसका काम बस ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ये फाइल फोल्डर वाला जो भी काम है ना ये इसी की वजह से होगा, डायरेक्टरी का काम। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे हमें बताना पड़ेगा हमारे कोड एडिटर को कि इतने सारे फोल्डर्स आपको क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला फोल्डर का नाम मैं चाहती हूँ कि डाटा हो। सेकेंड फोल्डर का नाम होना चाहिए मॉडल्स, क्योंकि इसी टाइप की फाइल फोल्डर्स रहती है हमारे इसमें। ठीक है, आपको नहीं बताया तो आप थोड़ा सा सर्च कर लेना इंटरनेट पर, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट्स, उसके बाद नोटबुक भी ले लेते हैं। चलो अब कुछ भी नाम दे सकते हैं, अभी फिलहाल बस हम देख रहे हैं कि कौन कौन से फोल्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद होगा आउटपुट। ठीक है, चलिए हमने ये सारे फोल्डर्स क्रिएट कर लिए, अब ये फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। अब ये जो फोल्डर क्रिएट होंगे इस प्रोजेक्ट का मेन नाम भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पूरा फोल्डर क्रिएट कर रखे, इतने सारे फाइल्स क्रिएट कर रखी इतनी सारी। मेन फोल्डर का भी तो नाम है पाइथन फुल कोर्स इन हिंदी, है ना। तो ऐसा मेन वाले फोल्डर का भी तो कुछ नाम होना चाहिए जिसमें बाकी सारे फोल्डर्स और फाइल्स रहेंगे। तो उस वाले फाइल फोल्डर का नाम के लिए हम यूजर से इनपुट लेंगे कि यूजर आप जो भी नाम देना चाहो प्रोजेक्ट का दे सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली यूजर से लेना पड़ेगा ना। अगर आपकी कंपनी है, एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मैं कोड बनवा रही हूँ कि सारे एम्प्लॉयज़ को आसानी रहे कि उन्हें बार बार फाइल फोल्डर बनाना ना पड़े, तो हर एक एम्प्लॉय अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो अलग अलग ही नाम रहेगा ना प्रोजेक्ट का। तो अच्छा है यूज़र खुद दे देगा नाम, करेक्ट। तो उस हिसाब से फाइल फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं वेरिएबल का जो कि प्रोजेक्ट है। यहाँ पर यूज़र जो भी नाम देगा ना प्रोजेक्ट है वो स्टोर होगा। एंटर एआई प्रोजेक्ट नेम। ओके, ये हमने क्रिएट कर लिया फाइनली। अब फॉर लूप काम करेगा। फॉर लूप किस पे काम करेगा, जितने भी फोल्डर्स के आपने यहाँ पर नाम लिख रखे ना एक एक पे काम करेगा, ताकि एक एक करके इनको क्रिएट कर पाए। वो किसके अंदर, जो भी यूजर नाम देगा ना इस प्रोजेक्ट में स्टोर होगा उसके अंदर, उस वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो फॉर फोल्डर एक वेरिएबल में क्रिएट कर रही हूँ ये आइटरेशन के लिए। ठीक है, वो वहाँ पर फोल्डर्स है, यहाँ पर फोल्डर है, डोंट गेट कन्फ्यूज। अब इन उसके बाद किस पे आइटरेट करवाना चाहते हैं, फोल्डर्स पे जो हमने लिस्ट क्रिएट करी उस पर। ओके, ये भी हमारा काम हो गया। इसके बाद हमें एक पाथ देना होगा। पाथ नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ मैं जहाँ पर स्टोर होगा os डॉट पाथ। अब देखो ये पाथ दे रहे हैं हम यहाँ पर, हाँ
कि इसको फोल्डर को ज्वाइन कहाँ पर होना है, कहाँ पर क्रिएट होना है, ये हम हमारे कोऑर्डिनेटर को बता रहे हैं। पहले मैं लिख दूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। ये ज्वाइन करने में काम करेगा। किसको ज्वाइन करने में काम करेगा? प्रोजेक्ट का नाम जो भी यूज़र देगा ना, वो कहाँ स्टोर होगा? प्रोजेक्ट वाले वेरिएबल में। तो यूज़र ने जो भी नाम दिया है उस वाले की आप एक फोल्डर क्रिएट करो पहले, तो उस वाले नाम का। फॉर एग्जांपल प्रियांशी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। प्रियांशी नाम का आप पहले एक फोल्डर क्रिएट करो जो टॉप पर रहेगा, जो मेन फोल्डर रहेगा, जिसके अंदर बाकी सारी फाइल फोल्डर्स रहेंगे। उसके बाद आप उस वाले को जोड़ो, ज्वाइन करो, उस वाले के पाथ को ज्वाइन करो। किससे? जो हमने फोल्डर्स दिए ना उससे, और वहाँ पर आप इन फोल्डर्स को क्रिएट कर दो उसके अंदर। तो इसलिए यहाँ पर ये दे रही हूँ, पहले प्रियांशी वाला फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर आप उसके पाथ को ज्वाइन करो। किससे? इन सभी फोल्डर्स से, मतलब इन सभी फोल्डर्स को प्रियांशी वाले फोल्डर के अंदर आप क्रिएट कर दो, ठीक है। चलिए, ये काम भी हो गया हमारा। उसके बाद os डॉट मेक DIRS, इसका काम क्या होगा? इसका डायरेक्टरी काम होगा, ठीक है, कि डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। और यहाँ पर पाथ, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लिख क्या रहे हैं, उसके बाद हम लिख रहे हैं एग्जिस्ट, ओके। देखो ऑटोमेटिकली उसने खुद ने रिकमेंड कर दिया, इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर तुम जिस भी नाम का फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, तो वो एरर ना बताए, इसलिए ये लिखा है हमने, ठीक है। अगर आपने जो भी फोल्डर वाले आप क्रिएट कर रहे हो ना, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आपके फोल्डर में ऑटोमेटिकली होगा या आपके सिस्टम में होगा, तो वो एरर बता सकता है। इसका मतलब है एग्जिस्ट ओके ट्रू का मतलब है कि अगर वहां पर कुछ प्रेजेंट भी है ना, तो आप एरर मत बताओ, ठीक है। इसका काम ये होगा कि ये सही से, मतलब क्लीनली वाले कोड को रन करा सके, इन शॉर्ट। अब प्रिंट, उसके बाद हमें प्रिंट क्या कराना है? बस प्रिंट इसलिए क्योंकि वो फोल्डर तो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। देखो यहाँ पर ना सारे फोल्डर्स क्रिएट कर देगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर यहाँ पे प्रिंट करके हमें बस जानना है कि अच्छा सच में क्रिएट हो चुके हैं क्या, है ना। तो बस इसलिए क्रिएटेड और एक एक करके आप बता दो कि कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं और कहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। कहाँ पर क्रिएट हो रही है कैसे पता चलेगा? पाथ में स्टोर है सारा कुछ डाटा कि कहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है। देखो फिर से बता दो, नहीं समझ आ रहा है तो। इस पूरे का काम है पाथ को ज्वाइन करना, पाथ को फाइंड करना, और जो पाथ फाइंड होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रियांशी यहाँ पर यूजर ने दिया प्रोजेक्ट में, ठीक है। प्रियांशी वाले फोल्डर में आप इन सभी फोल्डर्स को ऐड कर दो। तो अगर प्रियांशी स्लैश डाटा, क्योंकि प्रियांशी वाले फोल्डर में डाटा है, फिर प्रियांशी स्लैश मॉडल, क्योंकि प्रियांशी वाले फोल्डर में मॉडल है, तो ऐसे करके पाथ बनेगा। अब जो पाथ बना है वो इस वाले पाथ वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और वही हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। देखो ये मांग रहा है हमसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम, मैं बोल रही हूँ AI ऑटोमेशन, ओके। देखो अभी फिलहाल ना यहाँ पे कुछ भी है नहीं AI ऑटोमेशन के नाम से, आप खुद देख सकते हैं। जैसे ही एंटर करूंगी यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा। देखो AI ऑटोमेशन का यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब देखिए इसने स्लैश स्लैश करके बता भी दिया है, AI ऑटोमेशन वाले फोल्डर के अंदर डाटा है, AI ऑटोमेशन वाले फोल्डर के अंदर मॉडल है, AI ऑटोमेशन वाले फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट है, AI ऑटोमेशन के अंदर मॉडल है, और AI ऑटोमेशन के अंदर आउटपुट है। अब इसको ओपन करते हैं, देखिए सारे फोल्डर्स यहाँ पर क्रिएट हो गए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप सेम नाम से ही फिर से इसको रन करते हैं ना, तो वो फिर से क्रिएट नहीं करेगा, ना ही वो एरर बताएगा। देखो मैं फिर से आपको बता दूँ, इसको रन करके फिर से इसी नाम से क्रिएट करती हूँ। ऑलरेडी AI ऑटोमेशन यहाँ पर मौजूद है, फिर भी देखो फिर से वही नाम दे रही हूँ, एंटर। देखिए इसने बता दिया क्रिएट हो गया है, बट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट था, तो उसने फिर से क्रिएट नहीं करा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एरर वेरर नहीं बताएगा और बहुत क्लीनली काम करेगा ये वाला कोड, ओके। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कैसे ये फाइल फोल्डर काम करते हैं। तो अगर आपको फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में जानना हो ना, कैसे फाइल्स फोल्डर काम करते हैं, कैसे इन पर ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, तो ये सभी ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पर, इंग्लिश वाले कोर्स में पाइथन के। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फाइल आयो के नाम से आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा, उसमें प्रोजेक्ट भी है, साथ में ऑपरेशंस भी है, और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। इसमें भी मैं अपलोड करूँगी, बट अगर अभी आपको देखना है तो आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और प्रोजेक्ट भी है साथ में, और बाकी प्रोजेक्ट्स भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप वो भी कर सकते हो। उसमें प्रोजेक्ट्स अलग रहेंगे, इसमें अलग, तो आप वो भी बनाकर देख सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको अल्टीमेट पाइथन कोर्स का ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स तक जाएंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, करेक्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने को, ताकि मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ।
और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।